आज का दंगल 2024 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई को लेकर चल रही मोर्चेबंदी पर है। कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और अब से थोड़ी देर के बाद बेंगलुरु के ताज होटल में मीटिंग में कांग्रेस की अगुवाई में 26 दल बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी दलों के नेता बेंगलुरु पहुंचने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। शरद पवार को आज ही जाना था, लेकिन वो कल पहुंचेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का जोश हाई है। पटना में 17 दल ही जुटे थे, लेकिन बेंगलुरु में 26 दल साथ आ गए हैं। रात 8 बजे आज डिनर का भी आयोजन है और कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लंबी बैठक होने वाली है। इसके बाद 2024 की रणनीति का खुलासा होगा। प्लान है कि कल की बैठक में विपक्षी दल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर राज्यवार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खोजने की तैयारी वो शुरू करेंगे। संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरने का साझा कार्यक्रम भी तैयार कर लिया जाए। ये सब तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ी बैठक होगी। इधर कल ही दिल्ली में एनडीए की भी बैठक होने वाली है। बीजेपी ने 30 दलों की बैठक का बड़ा दावा कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले चिराग पासवान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। एनडीए की बैठक में भी 6 नए दल शामिल होने वाले हैं। खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए की बैठक में आ रहे हैं। मतलब यह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ओर से दलों को जोड़ने का काम काफी तेजी से शुरू है। किसके कुनबे में कितने दल हैं, ये गिनती की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां फुल एक्शन में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 की चुनावी लड़ाई में विपक्ष का कुनबा ज्यादा भारी दिख रहा है? क्या 2 दर्जन से अधिक विरोधी दलों के बीच एकजुटता का रास्ता खोजना आसान है? क्या बीजेपी एनडीए की पुराने सहयोगियों की बजाय नए सहयोगियों को जोड़ना फायदेमंद समझ रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के चुनावी रिंग में एक तरफ होगा एनडीए 30 दलों का कुनबा, सामने होंगी 26 दलों की टोली। दावा सत्ता पर होगा, दंगल जनता के दरबार में। बेंगलुरु में हवाई अड्डे से 5 सितारा होटल तक सजावट है। 26 दलों के दर्जनों नेता आ रहे हैं। उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। लिखा है यूनाइटेड वे स्टैंड। बोले तो एकता में बल है। और इसी एकता के लिए पटना में 17 दल जुटे थे। बेंगलुरु में 26 जुट रहे हैं। पटना में नीतीश संयोजक थे। बेंगलुरु आते आते कांग्रेस संयोजक बन गई है। पटना में केजरीवाल नाराज थे। बेंगलुरु में कांग्रेस का साथ पाकर खुश हो चुके हैं। इसके अलावा पटना में सोनिया गांधी नहीं थी, बेंगलुरु में हैं। सबसे बड़ा फर्क कि पटना में इस मोर्चे के नेता के नाम पर धुंधलका था। अब तस्वीर ज्यादा साफ है। राहुल गांधी इज द mass leader in Congress party, like opposition party also. लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। बेंगलुरु में लगे पोस्टरों बैनरों पर यूं तो सभी दलों के नेताओं की फोटो लगी है। कुछ दलों के 1 से अधिक नेताओं की भी तस्वीरें लगी हैं। लेकिन इस पोस्टर के अलावा 2 और पोस्टर हैं जो पटना और बेंगलुरु का फर्क समझाते हैं। क्योंकि बेंगलुरु में लगे इन पोस्टर्स के केंद्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे हैं, तो दूसरे पोस्टर के टॉप पर भी इन्हीं तीनों की तस्वीरें लगी हैं। इस बार की बैठक के मुद्दे और एजेंडे को लेकर कांग्रेस ही सब की ओर से दावा कर रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब इस मोर्चे को लीड कर रही है। सोनिया गांधी इस बैठक का हिस्सा होंगी। जाहिर तौर पे उनके आने से जो बैठक है उसमें और ज्यादा गंभीरता आ जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं। कुल मिला के एक तरफ कांग्रेस की ये कोशिश है कि एक बड़ा अम्ब्रेला स्टिच हो जिसमें तमाम क्षेत्रीय शतरंज भी शामिल हो और किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को शिकस्त। वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में 1 टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। हालांकि बीजेपी की बैठक में अकाली दल से लेकर टीडीपी और वाईएसआर जैसे दलों को नहीं बुलाया गया है। बिहार से जरूर नए दल बुलाए गए हैं। सभी सहयोगी से बात चल रही है और धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट भी हो रही है।
कल अच्छे से बैठक होगी और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े। हालांकि खबर है कि एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का दावा कर दिया है। बेंगलुरु से सगय राज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। किसके कुनबे में कितना पावर है, इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसमिन शाह जी मौजूद हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। श्वेता जाधव जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है जेडीएस की, जुड़ चुकी हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अभय दुबे जी आपसे ही करते हुए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है अवसरवादी पार्टियां जो राजनीतिक कुनबे को बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, परिवारवाद के साथ वहां पर पहुंच चुकी हैं। कितना भी दावा कर लें 2024 में सब फेल रहेंगी। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी अभय दुबे जी? एनडीए का गठबंधन सत्ता के स्वार्थियों का समागम मात्र है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं अकेला ही काफी हूं। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने लिखा कि अब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? फिर इन्होंने दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया। जिन जिन से हुआ था ब्रेकअप, उनको कैचअप कर लिया। अब कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, मगर ये तिनके भी इनको तैरा नहीं पाएंगे। कौन कौन से राजनीतिक दल? चित्रा जी, मैंने तो नाम तक नहीं सुने। एसकेएम, आईएमकेकेएम, आईपीएफटी, बीपीपी, एसबीएसपी, न जाने कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी। अरे बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना अभय दुबे जी, बीजेपी कह रही है। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी पार्टियों का नाम नहीं सुना, वो कह रहे हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चित्रा जी, जिनके पाप का घड़ा भर गया वो घड़ा फूटने वाला है, इसलिए तो ये तिल मिला रहे हैं। अब हम तो सारे इनके दलों की दाल गलने वाली नहीं है। ये देश ने देख लिया आप कि कैसे संसाधनों की लूट इनकी सत्ता की सरपरस्ती में हुई है। महंगाई की आग में लोगों को झोंक दिया, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, तो फिर इनको समर्थन देगा कौन, बताइए? अरे आप लोगों के बेंगलुरु में जो दल मिल रहे हैं, दिल भी मिलेंगे क्या 24 के पहले? वहां पर भी तो तमाम मुद्दों पर खींचतान है ना अभय दुबे जी। जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद के शर्मा जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। देखिए चित्रा जी, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल मिल रहे हैं। आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, एनसीपी। ये ऐसे प्रभावी राजनीतिक दल है, इनसे पूछ लीजिए कौन से प्रभावी लोग हैं। अरे राजभर जी, जो कल तक मैं कह भी नहीं सकता प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे। जब राजनीतिक दल कमजोर हो जाता है तो क्या होता है जानती है? चिराग पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं, 6 सीट देना तब मैं आऊंगा। टीडीपी, अकाली दल तैयार नहीं हुए अभी तक। जेडीएस कह रही कि हम जब आएंगे जब हमको कर्नाटका में प्रतिपक्ष का नेता बनाने का अवसर। इसीलिए जब कमजोर राजनीतिक दल होता है तो ये बार्गेनिंग प्रारंभ होती है, जिसके संकेत हैं। तो अब कोई अवसर इनके सामने नहीं है, छटपटाहट दिखाई दे रही है। शर्मा जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कितने भी दल मिला ले बीजेपी अब दाल नहीं गलने वाली है, और साथ ही वो एक गाने का सहारा भी ले रहे हैं कहते हुए कि दिल पे पत्थर रखकर हमने मेकअप कर लिया। ये जो तमाम 30 दलों का जमावड़ा दिखाने की आप लोगों की भी कोशिश है, अब नहीं चलेगा, वो दावा कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, पहले तो इन दलों का जमावड़ा नहीं है, ये गठबंधन है और राजनीतिक दलों का गठबंधन है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, हम तो जानते भी नहीं, सुनते। अरे आप तो पूरे देश से अनजान हैं, आपको किसी दल के विषय में क्या पता। और वैसे भी आपका यदि पुराना करेक्टर देखें तो यही है ना, आप तो रेजुलेशन पास कर चुके हैं कि क्षेत्रीय दल और छोटे दल देश के लिए घातक होते हैं। ये तो आपके रेजुलेशन रहे हैं पुराने, पचपड़ी रेजुलेशन याद कर लीजिए। तो ये तो आपका चरित्र है। यही नहीं, मैं अभी चित्रा जी ये भी बताऊं, ये 2007 ये ताल कटोरा स्टेडियम में इनका सम्मेलन हुआ। इसमें जब ये सत्ता में थे, ये सोनिया गांधी का नारा था, एकला चलो रे। जब ये सत्ता में आते हैं तो इनका चरित्र बदल जाता है, तब इनको लगता है एकला चलो। तो इनका चरित्र पूरा देश जानता है और जो दल वहां गए हैं वो भी जानते हैं। अरे लेकिन परेशानियां तो बढ़ा रहे हैं ना वो दल आप लोगों के। डर गए के शर्मा जी, वो कह रहे हैं तमाम बड़े बड़े दल मिल रहे हैं बेंगलुरु में, इसी वजह से बीजेपी बेचैन हो गई है। नहीं, कौन से बड़ा दल मिल रहा है चित्रा जी? आरजेडी के कितने इस समय सांसद हैं?
नहीं है एक भी। लोकसभा में खाता तक नहीं खुला है आरजेडी का, एक सांसद नहीं है लोकसभा के अंदर उनका। इसी 2019 के चुनाव का परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। और यही नहीं, सपा 3 सांसद, और इसके आप पार्टी 1 सांसद। मैं ऐसे यदि गिना दूं आपको जिनके ये बड़े बड़े दल गिना रहे हैं, इनकी वर्तमान में क्या है राजनीतिक स्थिति, आप समझिए। मैं तो वर्तमान से बात करूंगा ना, भविष्यवक्ता हूं नहीं कि मैं कहूं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति और कांग्रेस की हैसियत क्या है आज की डेट पे, राजनीतिक हैसियत देश में। देश के 18 राज्यों में 17 राज्यों में, 36 में 17 राज्यों में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पर खड़ी है। 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 1 सीट है। एक ही राज्य है ऐसा जिसमें इनको डबल डिजिट के जो है सांसद मिले हैं। तो इनकी खुद की राजनीतिक हैसियत आज कुछ नहीं, ये दूसरों की हैसियत बताने चले। ठीक है, इनकी यह हालत। मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज गठबंधन जिसको ये कह रहे, आप क्या 9 साल से कह रहे, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को बाहर करना है, मोदी जी को ये करना है, उसको हटाना है तो सबको मिलके करना होगा, नहीं तो हम उनको हरा ही नहीं सकते। ये हम बोलते थे क्या? ये तो नीतीश कुमार से लेके सारे नेता बोलते कि हम अकेले मोदी जी से नहीं लड़ सकते। ठीक है, मैं जवाब एनडीए ले कभी लेती हूं। टूटा नहीं था। हाँ। चित्रा जी, अभय दुबे जी वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। अलग निकल ठीक के है, गए, लेकिन और एनडीए तो एक पहले और से बड़ी आंकड़ा जो बताता है अभय दुबे जी, 224 सीटें 2019 की लोकसभा की ऐसी रही जहां पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करके जीती। तो ऐसे में सब लोग मिल भी जाएंगे तो भी क्या बीजेपी के सामने उस तरह की बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे अभय दुबे जी? चित्रा जी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत था तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ठीक है, आज इनके 11 प्रांतों में एक भी सांसद नहीं है। 52 लोकसभा सीट पर जमानत जब्त हुई और मंथन क्या कर रहे हैं? 160 सीटें जिस पर मार्जिनल हार जीत हुई है उन पर फोकस भारतीय जनता पार्टी करेगी, इनके प्रवक्ता आकर कह रहे हैं। तो इससे इनकी दयनीय स्थिति का आभास होता है। दूसरी बात, मैं नहीं मानता, ठीक है राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन मैं ऐसे नाम गिना रहा हूं, इनके जो गठबंधन में 17-18 दल ऐसे हैं जिनके अस्तित्व का भी पता नहीं। हाँ। लेकिन चूंकि डर गए, इनको ये भयाक्रांत है कि सारे बड़े राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को नहीं, मोदी जी महंगाई का प्रतीक है, उनको हटाना है हमको। मोदी जी बेरोजगारी का प्रतीक है, उसको हटाना है। मोदी जी जो संसाधनों की लूट हुई है उसका प्रतीक है, उनको हटाना है। मोदी जी साधनों का जो संवैधानिक, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कराते हुए जल्दी से के शर्मा जी 2 लाइन में अपनी बात को पूरी कीजिए। एक मिनट। हाँ, नहीं, मुझे आश्चर्य है कि 303 सीट तो हम आज जीते हुए हैं चित्रा जी, और आगे जो है 140-160 सीटों का हम और आकलन बना के चल रहे हैं कि इसे हमें इस बार जीतना है। इसके लिए तो हम योजना बनाएंगे, उसको कह रहे हैं डरे हुए। हमसे बता रहे हैं कि 52 सीटों में जमानत 55 में जब्त हो गई। अरे आपको तो मिला ही कुल 52 सीट। अपनी स्थिति तो देखा करो कभी गिरेबान में जाकर कि क्या हालात पे आप खड़े हैं। और हमने नहीं, देश की जनता ने पहुंचाया आपको उस स्थिति में, क्योंकि आपका अहंकार, आपका भ्रष्टाचार, आपका वंशवाद, ये सब आपके कारण थे। और आज जो आपसे मिल भी रहे, हाँ। वो वही वंशवादी पार्टी और वही राजनीतिक दल है जिनका राजनीतिक अस्तित्व अब खतरे पे खड़ा है। और उनको लगता है कि 2024 के बाद हमारा अस्तित्व और साफ हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं न कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई नियत है, केवल एक नियत है कि मिल के किसी तरह अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाओ और फिर भ्रष्टाचार करो। अब जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हुए हैं, दंगल में हम भी थोड़ा इस डिबेट के कुनबे को विस्तार देते हैं। बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कराते हुए जैस्मिन शाह जी सीधे आपके पास आते हुए, अध्यादेश पर सहमति बन गई तो क्या दिल्ली और पंजाब को लेकर भी कांग्रेस के साथ सीट के फॉर्मूले पर विचार हो जाएगा? क्योंकि वहां पर लोकसभा में तो बहुत मजबूत रही है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मुकाबले, भले ही दोनों राज्यों में आपकी सरकार। चित्रा जी पहले मैं एक टिप्पणी केवल बीजेपी के एटीट्यूड पे करना चाहूंगा, क्योंकि पटना मीटिंग के बाद जब इस अध्यादेश के मुद्दे पे सहमति नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो सबसे ज्यादा हंसी और सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी मनाया करती थी। कहती थी कि देखो ये लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, ये हमसे क्या लड़ेंगे। आज जब देश में सारी ताकतें जो संविधान को बचाने के लिए साथ एकजुट हुई है, तो इनकी नींद हराम हो गई है, बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से। और आज अपनी 30 ऐसी पार्टियां जिनके नाम अभी तक किसी ने सुने नहीं हो, मेरा इनसे केवल एक अनुरोध है कि इन 30 पार्टी के अलावा आप ईडी नाम की एक पार्टी है, सीबीआई नाम की एक पार्टी है, आईटी नाम, इन सारी पार्टियों को भी गठबंधन में फॉर्मली इन्वाइट कर दीजिए।
देश के सारे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी मिला दीजिए, तब जाके शायद आप कोई टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि आज जो स्थिति दिख रही है और देश के जनता का मूड है, इतनी पार्टियां एक साथ एकजुट हुई है, मतलब जनता साफ इन बीजेपी से नफरत करती है। जिस हिसाब से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हर जगह पे, ना कोई महंगाई पे बात करता, ना कोई बेरोजगारी पे बात करता, जहां देखो केवल ईडी और सीबीआई को आपका सुबह शाम एक ही काम हो गया है कि विरोधी नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई डाले और उनको कैसे भी करके पैसे देके खरीद लें अपनी तरफ। तो मेरे ख्याल से जनता त्रस्त हो चुकी है और इसी का प्रतीक है कि आज जो एक ऐतिहासिक मीटिंग बैंगलोर में होने जाने वाली है, इसके चलते बीजेपी की नींद उड़ गई है। और इसके लिए चित्रा जी जो भी फॉर्मूला बनता है, आपने पूछा दिल्ली और पंजाब में क्या होगा, देखिए जब हम एकजुट हुए हैं तो देश को बचाने के लिए जुटे हैं। इसमें किसको कितनी सीटें मिलती है ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, इसका नेतृत्व कौन करता है ये सारी चीजें बाद में आती है, पहले ये आता है। पिछले महीने की ही बात कर ले, राजस्थान में जाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की ओर से अशोक गहलोत जो इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको वो गंगानगर में संबोधित करते हुए कहते हैं कि खाली उनकी सरकार विज्ञापन में पैसा पाने की तरह बहा रही है। पेपर लीक, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मुद्दों पर भी जबरदस्त तरीके से कटाक्ष किया था अरविंद केजरीवाल ने। ज्यादा दिन नहीं, ये 15-20 दिन पहले की बात है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से उसी राजस्थान में जवाब दिया गया था और देखिए कांग्रेस ने कहा है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक में जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनाया है आम आदमी पार्टी ने, वैसा ही राजस्थान में भी बनाएगी। अब पर 20 दिन पहले आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, आज आप लोग मिल गए सर, जनता को कैसे समझाइएगा? नहीं, जनता साफ देखिए, जनता अपनी देश की काफी चतुर है, वो स्टेट के इलेक्शन और सेंटर के इलेक्शन के बारे में बखूबी जानती है। आप भी जानती हैं कि जब ये दोनों चुनाव साथ में आते हैं तो जनता को पता है कि राज्यों के लिए कौन सी पार्टियां ठीक है और केंद्र के लिए कौन सी पार्टियां ठीक है। मेरे ख्याल से हमें जनता की चतुराई पे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। ये लड़ाई हो रही है देश के बचाने को, देश के संविधान को बचाने को। जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई को एक वेपनाइज किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है इन चीजों से बचाने को। और देश में जो अपार महंगाई का माहौल है, तो आज देखिए टमाटर के दाम हो, किसी भी फल सब्जी के दाम, इनका ये बात ही नहीं करते। मणिपुर का क्राइसिस हो रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। केवल और केवल जोड़ तोड़ की राजनीति, ईडी सीबीआई, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कैसे दुरुपयोग करते हैं। तो इस चीज से जनता त्रस्त है और इसका जवाब अब आपको दिखेगा ये जब विपक्ष एकजुट हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्यों के इलेक्शन अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य गंवाने के बावजूद जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, छत्तीसगढ़ में केवल एक छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस पार्टी बचा पाती है, वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। छत्तीसगढ़ में भी जितना बड़ा मार्जिन से विधानसभा जीता था, लोकसभा में आप देख लीजिए बीजेपी का किस तरह से वहां पर पलड़ा भारी रहा। और मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें दिखा रहा है कि कई ऐसी सीटें जहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी ने हासिल किए थे। यूपी की 40 हैं, राजस्थान की 23 हैं, मध्य प्रदेश की 25 हैं, गुजरात क्लीन स्वीप किया था, 2600 सीटें पर 50 से ज्यादा वोट शेयर था। बिहार जहां पर अब एकजुटता मजबूत दिखाई दे रही है, वहां पर भी 14 सीटें ऐसी रही, 17 में से बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर था। ये तमाम वो सवाल है जिसको लेकर बाकी दलों से मैं और ज्यादा जानकारी लूंगी, लेकिन के शर्मा जी आपके लिए एक जरा मैं ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगी, आप अगर उसको प्ले कर पाए। दूसरे नंबर पर जो पार्टियां रही थी, अगर वहां पर एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, आप यहां पर देख रहे हैं कुल 261 कांग्रेस पार्टी यहां पर आप देख रहे हैं। एक बार कांग्रेस ने 52 जीती थी, 209 पर दूसरे नंबर पर रही। डीएमके 24 जीती थी और क्लीन स्वीप था। टीएमसी 22 जीती थी, 19 पर दूसरे नंबर पर रही थी, 18 तब बीजेपी ने हासिल की थी। जेडीयू आप देख रहे हैं, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, की 17 पर चुनाव लड़ी थी, एक पर वो सेकेंड नंबर पर रही थी। और इस तरह से टोटल अगर हम देखें तो 428 ऐसी सीटें हो जाती हैं जहां पर विपक्षी एकजुटता के शर्मा जी अगर हो जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। के शर्मा जी, 428 सीटें आप समझ रहे हैं? चित्रा जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको जानकारी भी होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था ना, ये समाजवादी और बसपा साथ मिल गए थे जी, दोनों का वोट प्रतिशत मिला लेते। आप तो हमको तो यही लोग बैठ के टीवी चैनल में ज्ञान देते थे, राजनीतिक विश्लेषक लोग, कि आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, आपको तो वहां पर 20 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन परिणाम क्या हुए? ये जो है यूपी के 2 छोरे भी मिले थे ना विधानसभा में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और दोनों के भी यदि आप उसी समय यही समीकरण लोग गिनाते थे हमें ना कि आप जो है इसके बाद तो कहीं नहीं दिखेंगे। लेकिन क्या हुआ? नेताओं के मिलने से इनके
इससे जो है सीटें नहीं जीती जाती चित्रा जी। ये इसको जीतने के लिए जनता का जन समर्थन की जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट कौन कर रहा है, विकास कौन कर रहा है, भ्रष्टाचार किसने किया है, किसका करेक्टर क्या है, ये सारा कुछ जनता जानती है। इसीलिए पिछले जो है 10 सालों से वो अपना परिणाम देख रही है। 4 चुनाव सपा हार गई। और आम आदमी पार्टी की भी जो कह रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी की भी स्थिति, अभी वो बता रहे थे कि हम संविधान बचाने निकले हैं। अभी ममता बनर्जी, आपने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक चुनाव, पंचायत चुनाव में इतनी हत्याएं हो गई, तब केजरीवाल जी का मुंह बंद था। कल तक केजरीवाल उनको जो है इसी कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रहे थे। आज उनकी लॉलीपॉप मिल गई कि वो साथ दे देंगे, तो साथ दे देंगे, तो इन्होंने आ गए कि हाँ ठीक है हमारा हो गया। बस इनकी बात जल्दी से खत्म हो जाए। अलग नहीं थी। हाँ। अपने केजरीवाल ने अपने बच्चे की कसम खा के कहा था कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल जी अपनी पहली सरकार कांग्रेस से मिलकर बनाई। हाँ। तो ये अवसरवादी लोग थे। बाकी लोगों से इसको देश की जनता भी जानती है, इसीलिए इनको इसमें ऐसा सबक सिखाता। अनुराग भदौरिया जी, नहीं देखिए, बीजेपी को आईना दिखाने वाला एक आंकड़ा मैंने चलाया, तो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है आप भी अपने बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लें। मेरे पास उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2019 के इलेक्शन में 50% वोट शेयर हासिल हुए थे। उनमें अगर अपना दल को मिला ले तो यहां पर हो जाता है 51.19% सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और ये हाल बीजेपी का तब था जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी, मायावती जी की पार्टी, जब दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी थी, और तो भी बीजेपी के ये 51.5% के मुकाबले जो आपका देखिए समाजवादी पार्टी को मिले थे 18.11% वोट, और यहां पर बीएसपी को मिले थे 19.43% वोट। यानी कि यहां पर और राष्ट्रीय लोकदल को भी मिला ले 1.69%, तो 40% के भीतर ही रह जाता है। अनुराग भदौरिया जी, तो एक बड़ा प्रयोग तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देख भी लिया, वहां पर नकार दिया, तो फिर कैसे हराएंगे बीजेपी को आप लोग? चित्रा जी, जब जनता ये तय कर लेती है कि देश के लिए हमें लड़ना है, देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ना है, जब देश के ऊपर जनता वोट करती है तो आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, आंकड़े पता भी नहीं चलते कहां चले जाते हैं। इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के अभी कह रहे थे, आपने एक सवाल पूछा, कहते हैं नेताओं के मिल जाने से जनता नहीं मिलती है। अरे यही तो हम इतने दिन से कह रहे हैं, आप जो तोड़ फोड़ कर रहे हो, विधायक लाला के जो सरकारें गिरा रहे हो, बना रहे हो, तो नेता के आने से जनता नहीं आती है। जनता तो वोट के समय ही अपना वोट देगी। आप नेता लेके, विधायक लेके आप सरकारें बनाते गिराते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जो प्रयोग 2019 का था, अनुराग भदौरिया जी, उस पर टिप्पणी कीजिए ना। देखिए मैं बताऊं, एक सेकंड, इस देश के राज्य में 2 बड़े प्रयोग अगर हम देखें, बिहार में जहां पर, आप मुझे बोलने दो सर, जो बोलने दीजिए। आप विपक्ष को, आप सत्ता को इतना बोलने देते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं तो आप उसमें, मैं बोल ही तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं, चुप तो नहीं बैठा हूं मैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, बोल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना सहम गई है, डरी भी नहीं है, सहमी है, और वो गली गली टॉर्च लेके घूम रही है, कहीं कोई पार्टी मिल जाए। भैया आप छूट गए थे, आओ आप भी आ जाओ। अरे भैया पासवान जी आप भी छूट गए थे, नहीं हम नहीं आएंगे, हमको ये चाहिए। आप बताओ, बार्गेनिंग कर रही है छोटी छोटी पार्टियां, इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, हर तरह से झुक के कह रहे आओ, किसी तरह से आओ। चूंकि हमें पहली बार ये बताएं एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी, ये बता नहीं पाएंगे एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी। की नहीं कभी एनडीए की मीटिंग, क्योंकि जब ये विपक्ष एकता की मीटिंग शुरू हुई तब उनको याद आ गया कि अब एनडीए की मीटिंग भी होनी चाहिए। तब इनको अपने विपक्ष दलों का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उनको समेटें। इसलिए आपकी एक लाइन चल रही थी, दलादल मस्त कलंदर, तो मैंने कहा दलादल मस्त कलंदर, विपक्ष का पहला नंबर, बनेंगे हम ही सिकंदर, चिंता मत करो। इसलिए आप परेशान हो, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं। आप घबरा के कुछ भी कह रहे हो। आप अभी कह रहे थे वंशवादी की बात कर रहे थे, आप जिनको टॉर्च लेके घूम रहे हो वो कौन है? चिराग पासवान जी कौन है जो टॉर्च लेके आप घूम के अपने पास लाना चाहते हो? आप राजभर को लाना चाहते हो, कौन है? उनके बेटे को भी तो आप कुछ देना ही चाहते हो ना। आप अकाली दल को घूम रहे हो टॉर्च लेके, कौन है वो? बताइए ना, आपसे ही पूछना चाहता हूँ। निषाद शर्मा जी से बात देंगे, 3 और लोगों ने बिल्कुल टिप्पणी नहीं की है, उनके पास में जाना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया जी, सबसे बड़ा प्रयोग, एक बार फिर से उसी सवाल पर, अनुराग जी उस सवाल का थोड़ा सा आंसर दे दीजिए आप। सबसे बड़ा प्रयोग सपा और बीएसपी का, ये बहुत बड़ा प्रयोग था, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन तो भी आप बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अनुराग भदौरिया जी 19 में जवाब दे दूं? हाँ, इसी पे इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देखो इसी पे जवाब दे रहा हूं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा समाजवादी की कितनी सीट है लोकसभा में, आरजेडी की कितनी सीट है। हाँ। अरे ये भूल गए आरजेडी सरकार में है,
ठीक है 2019 में सीट नहीं आई, आज वो सरकार, तब सरकार में, अब तो सरकार में है। अब समाजवादी पार्टी की 2019 में वोट परसेंट कितना था? 27 में। आज हम 32% वोट पे खड़े हैं। तब हमारे पास वोट बैंक, आप वोट बैंक में फर्क है। तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब चुनाव होगा तब आपको पता चलेगा कि आप धरातल पे है ही नहीं। ठीक है। अब जो वोट होने जा रहा है, अब जो चुनाव होने जा रहा है, वो जनता अपने मुद्दों पे वोट करेगी, जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। जो मुद्दों पे आपने उनको सपने दिखाए थे, जो आपने 10 सालों में पूरे नहीं किए, वो 10 साल का हिसाब किताब लेगी। के शर्मा जी, आप जवाब दीजिएगा। बाकी 3 लोग भी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक टिप्पणी उनकी भी लेना चाहूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, वो कह रहे हैं टॉर्च लेके चिराग पासवान को ढूंढने चले थे, अब चिराग जी होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। अब के शर्मा जी जल्दी से, इन लोगों की बात हो जाए फिर आप बोलिए। अच्छा बोल लीजिए, 2 लाइन में जल्दी से। मुझे आश्चर्य है कि 3 सीट वाला 303 सीट जीतने वाले को ज्ञान दे रहा है बैठ के, उन्हें आंकड़े समझा रहा है। और अभी ये बता रहे हैं वहां पर कि हमारे इतने परसेंट सीटें, इतने। अरे साहब, पहले ही चित्रा जी ने बताया कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग है। हमारे पास आप जिस आरजेडी की वकालत कर रहे हैं, अरे बीच में बोलना पड़ेगा, मुझे पता आपको तकलीफ हो जाती है। चित्रा जी बंद कीजिए इनको। 32 सीटें होती हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे पास है जो हमें ये तो बुलेट ट्रेन हो जाते हैं, इनके पास कुछ होता नहीं है। और ये बदतमीजी कर रहे हैं, इनको आता है कि बीच में डिबेट में बदतमीजी ये करें। आप अभी 2019 में जी रहे हैं, अब 2024 में चुनाव होगा। 19 में जीने की आदत है आपको। चित्रा जी सुनिए, अब इनको बंद बोलिए के शर्मा जी बोलिए। अनुराग जी जल्दी से 1 सेकंड उनकी बात सुन ले, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, अभी आपने 3 राज्यों का उदाहरण दिखाया, बताया कि राजस्थान कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ जीती और मध्य प्रदेश जीती। जीतने के बावजूद लोकसभा चुनाव में एकदम से जमीन साफ हो गया। अभी आरजेडी का ज्ञान दे रहे थे। मैं इनसे कहता हूं, आरजेडी आज यदि इस स्थिति पे है तो हम, वो यदि 78 सीट है तो हम 77 सीट है, वहां पर सिर्फ 1 सीट कम है। और विधानसभा के चुनाव लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते, ये तो पहले से ही सबको पता है। अरे लेकिन विपक्षी एकजुटता हो जाएगी के शर्मा जी, फिर तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी ना बीजेपी की। अरविंद वाजपेयी जी, आपके पास आते हुए, अब तमाम विपक्षी दल तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं पहले तो एनडीए की याद आई नहीं, अब देख रहे हैं कि उधर यूपीए एकजुट हो रहा है, तो देखा देखिए दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है। अभी अभी चिराग पासवान मिलकर आए हैं एचएम से, क्या हुई है बात, कैसे रही मुलाकात? बोलिए अरविंद वाजपेयी। नहीं तो एक बात बताइए अरविंद जी को सुनते हैं, आप ही के सहयोगी को सुन लेते हैं। अरविंद वाजपेयी जी को बोलिए। चुप करो ना, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन करें तो रामलीला, और हम गठबंधन करें तो रासलीला। ये क्या मतलब हुआ? आप गठबंधन करो, किसी से भी करो, हमें क्या लेने देना है। इसी तरह हमारा एनडीए अगर गठबंधन कर रहा है किसी से, तो आप उस पर ऐतराज क्यों उठा रहे हो, उंगली क्यों उठा रहे हो, क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हो? आप आ जाओ हमारी बात का। देखिए 2014 से साथ है बकायदा, 14 इलेक्शन लोकसभा साथ लड़े, 19 लड़े, और उसके बाद जब जब बीजेपी और हमको आपस में जरूरत पड़ी तो हम लोग एक साथ होकर बिहार में भी लड़े हैं। तो हमें मत सिखाइए कि हम आ रहे हैं या बार्गेन कर रहे हैं। राजनीति में दुकानदारी हम लोग नहीं करते हैं, दुकानदारी कांग्रेस कर रही है कि नफरत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये हम लोगों का काम नहीं है। गठबंधन का युग चल रहा है, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और सबके पास वोट होता है। माफ करना, किसी के पास 1% है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 7% है। बिहार में हमारे पास 7% से 10% तक वोट लगातार रहा है जब से पार्टी बनी है हमने। तो हमें ये चीजें नहीं सिखाई है। दूसरी बात है, जनता इस प्रयोग को कितनी सालों से देख रही है। ये खिचड़ी सरकारों का मामला कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हरा लेंगे, कितने दिन सरकार चलती है। ये तो सब इतिहास की बातें हैं, इसको कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है। चाहे देवगौड़ा साहब हो, गुजराल साहब हो, बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, तो जनता उस प्रयोग में जाने वाली नहीं है। और अभी बीजेपी जब काम अपने गिनाने शुरू करेगी ना, तब इनके पास जवाब नहीं होगा। इनके पीछे भगा है, सबके पीछे भ्रष्टाचार का बैगेज बंधा हुआ है। और ये जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ठप्पा लगाया है कि कहीं कोई दुरुपयोग नहीं है। गेट आउट पिटीशन फेंक के मारी थी 18 पार्टियों ने जो गई। अरविंद वाजपेयी जी, लेकिन जब 2 बड़े दल आपस में मिल जाते हैं तो परिणाम भारी हो जाता है ना विरोधी लोगों के मुकाबले। अरविंद वाजपेयी जी, अगर 2015 बिहार उठाकर देख लीजिए, राजीव रंजन जी हमारे साथ है, जेडीयू आरजेडी साथ में लड़ी तो क्या हुआ? और वैसे ही 2019 में आपके साथ अगर जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ी तो क्या हुआ? और एलजेपी भी साथ में थी 2019 में। 40 में से 39 सीटें आप लोग जीत जाते हैं, साथ साथ लड़ते ही तो जीते। केमिस्ट्री हम ये कह रहे हैं कि वो केमिस्ट्री अब लागू नहीं होगी। जब मोदी जी ये बात कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, ठीक है, जब वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, जब कोरोना में ये चीजें काम करेंगी,
और जनता उसको महसूस कर रही है। राजीव रंजन जी से जवाब ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, माफी के साथ बहुत देर से आप लोगों के पास आ रही हूँ। श्वेता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं मोदी जी जब काम गिनाना शुरू करेंगे ना तो विरोधी दलों के पास कुछ बचेगा नहीं अपनी बात कहने के लिए। राजीव जी, ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं जेडीएस की प्रवक्ता के पास सीधे। श्वेता यादव जी, दोनों तरफ में ज्यादा पलड़ा भारी किसका दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी जो ये दंगल शुरू हुई है, लोकसभा की इलेक्शन तो अभी 8-9 महीना अभी बाकी है। पता नहीं कांग्रेस वालों को इतना जल्दी महागठबंधन का क्यों इतना सपना चढ़ा हुआ है। हम लोग महागठबंधन को इतना हम कर रहे हैं ना। अभी बैंगलोर में मीटिंग है, पिछले बार कहाँ मीटिंग किया था, तो अभी बैंगलोर पहुंच गए। तो कुछ यहाँ वहां मीटिंग करने से कोई कुछ बन जाता है? लोकसभा की इलेक्शन तो लोग देख रहे हैं ना। तो कांग्रेस की जो 70 साल से जो है अधिकार मिला था उनको, 70 साल से देश को उन्होंने क्या तोहफे दिए हैं वो तो देखे हैं। तो 303 सीट जो बीजेपी को मिली है, ये इनका क्या है? इनका ये बोलते हैं यूपीए का 108 सीट है। तो ये 108 सीट अलायंस के साथ छोटे छोटे प्रादेशिक जो रीजनल पार्टी है उनसे आप सपोर्ट लेके हम यूपीए चलाएंगे, अभी महागठबंधन करेंगे करके बोल रहे हैं ना। तो ये कांग्रेस की चाल है जो महागठबंधन की नाम से ना जो रीजनल पार्टीज जो है उनको खत्म करते आ रहे हैं। दिन बर दिन ये लोग ना रीजनल पार्टीज को खत्म करते आ रहे हैं। ये मेरा वादा है जो बीजेपी के ऑपोजिट हम महागठबंधन साबित करेंगे, मोदी को घर भेजेंगे। तो लोग उनको जनता डिसाइड करेंगे ना। वो महागठबंधन तो पिछले बार में था, तो उससे कुछ मोदी जी को घर भेज पाए नहीं ना। तो अभी ये बोलते हैं वाईएसआर का है 22 सीट्स है, टीडीपी वाले वो भी नहीं आए और टीएमसी वाले 23 सीट्स में है, वो पहुंचे महागठबंधन में। बीजेपी के साथ क्या बातचीत चल रही है जेडीएस की? क्योंकि एचडी कुमारस्वामी की ओर से जो बड़े बड़े होर्डिंग बेंगलुरु में लगाए गए हैं विपक्षी एकता के, उसको लेकर तंज कसा गया है। किसानों का मुद्दा वो वहां पर उठा रहे हैं। तो बीजेपी से क्या बातचीत चल रही है जेडीएस की? देखिए, सबसे पहले अजय दुबे जी एक बात बोल रहे थे, जेडीएस जो है वो प्रतिपक्ष नायक का स्थान चाहिए, वो बोल रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर का जो स्थान है वो एचडी के मांग रहे करके बोल रहे हैं ना। तो उनकी कृपया उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हम जेडीएस वाले हैं, हम बीजेपी में नहीं है। कहीं हमने स्टेटमेंट दिया है हम बीजेपी में मर्ज हो गए जेडीएस करके, हमने कहीं स्टेटमेंट दिया है? हम बीजेपी के साथ कहीं जा रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं? तो कहाँ हैं आप लोग? दिए नहीं। देखिए मैडम, हम किसी के साथ भी नहीं है, दोनों एनडीए और यूपीए, हम किसी से हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं आया है। हम फिलहाल बस हम अपना स्टेबल अपना क्या मतलब बीजेपी के इनविटेशन का इंतजार कर रही है जेडीएस? नहीं मैडम, नहीं। अभी देखिए इनविटेशन आया ही नहीं तो फिर जाने की कहाँ से बात करेंगे हम, सोच कहाँ पाएंगे आप? तो हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं है। अगर इनविटेशन आने के बाद हमारे जो नेता है पार्टी की वरिष्ठ है तो वो डिसाइड करेंगे। लेकिन कम से कम कांग्रेस के मुकाबले आपको बीजेपी ज्यादा ठीक नजर आ रही है। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है, और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज्ड। और इसके साथ साथ जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही हैं, which is leading for the overall development of the country on all fronts, right from national security to international politics
टू द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ये सब चीज़ों का एक असर पड़ा है और इसलिए एक एनडीए के प्रति एक उत्साह के वातावरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में सब लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। दूसरा विषय है गुड गवर्नेंस का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर गुड गवर्नेंस के कार्य को और नीतियों को और स्कीम्स को और उसके टूल्स को वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सके, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस के का जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 28 लाख करोड़ रुपए have been directly transferred to the beneficiaries right into their accounts, and still we are trying to see to it. We have been able to block check the leakage of 4 to 5 lakh crores जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें, डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है, जिसके कारण एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले। एक मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यह हम सब लोगों को देखने को मिली है, जिसको देश ने भी सराहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है, जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहां मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी और देश ने लड़ा उसको, उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि इंडिया की
is one of the most stable economy and it is the bright future. मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF। हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक NDA के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहां तक UPA का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे विपक्ष पर हमलावर होते हुए, ये बोलते हुए कि न नीति है, न नेता है, न नियत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद आज तक के साथ दंगल में जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच 38 दलों की ओर से सहमति दे दी गई है और कल एक तरफ NDA की बड़ी बैठक होगी तो वहीं दूसरी तरफ बैठक शुरू हो चुकी है बेंगलुरु में विपक्षी दलों की भी। कौन पड़ेगा किस पर भारी, 2024 की बड़ी हो रही है तैयारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।